हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज जो हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए गेस्ट पेपर लेकर आए हैं। जो भी स्टूडेंट बीएड कर रहे हैं या फिर कोई भी आप टीचिंग से रिलेटेड कोई कोर्स कर रहे हैं लाइक एनपीटीटी, जेबीटी, या फिर आप लोग जो है पीटीटी कर रहे हैं, एनपीटीटी कर रहे हैं, जिसमें आपके सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का सब्जेक्ट अगर आ जाता है, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी कोई भी हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, एमडीओ, सीआरएसयू, कुलक्षेत्र, डीओ, इग्नू, आईजीओ, गुरुग्राम, या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी से हैं, तो क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ पेपर में पूछे जाएंगे। यही पेपर यहीं से बनेगा और ये गेस्ट पेपर आप लोगों के लिए बनाया गया है। मात्र टोटल यहाँ पर आपको 11 क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिसमें से आप कोई भी 4 या 5 अच्छे से करके जाके पास हो सकते हैं। सो यहाँ पर जो है हम स्टार्ट करेंगे अपने इस क्वेश्चन को। सो ये जो है वो हमारा जो 1 घंटे पहले तैयारी करनी है। अगर आप कोई जॉब या फिर कोई स्कूल में पढ़ा रहे हैं या अपना कोई कोचिंग सेंटर या ट्यूशंस पढ़ाते हैं और आप बीएड करना चाह रहे हैं, तो आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इन क्वेश्चन को करके अच्छे से पास हो सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हम स्टार्ट करेंगे, और इसका मैं वन शॉट भी बनाऊंगी, पूरी किताब को शॉर्ट में कराऊंगी। अगर आप कोई भी बुक फॉलो करते हैं तो आप आराम से फॉलो अप कर सकते हैं, बट उसके लिए कम से कम 4 से 6 महीने का टाइम होना ज़रूरी है। बट अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है, आप एंड मोमेंट में देख रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ये इजी लैंग्वेज में जो है बनाए गए हैं। इसको बस समझ के जाना और वहां बना के भी लिख सकते हो। सो सबसे पहले क्वेश्चन पे आता है, डिफरेंस बिटवीन विजुअल इम्पेयरमेंट, मेंटल रिटार्डेशन, लोकोमोटर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, लर्निंग डिसेबिलिटी एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी। ये कुछ यहाँ पे बताए गए हैं पॉइंट्स। क्वेश्चन यहाँ से शॉर्ट नोट भी बन सकता है। डिफरेंस किसी 2 का भी पूछा जा सकता है, किसी 3 का भी पूछा जा सकता है, या फिर किसी का मीनिंग और फीचर भी पूछे तो भी आंसर यही आएगा। इसीलिए मैं डिफरेंस लेकर आई हूँ, सो दैट इससे आपके जो फीचर्स है मैरिड डिमेरिड भी बन जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है, मेरे क्वेश्चन सेट करने का तरीका भी अलग है। टॉपिक यहीं दिखेंगे आपको एग्जाम में, डेफिनेटली यहीं से टॉपिक मिलेगा। क्वेश्चन डिट्टो सेम नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्सिटी क्वेश्चन घुमाती रहती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की बैक भी आ जाती है इस वजह से। सो इस वजह से क्वेश्चन को घुमाते रहते हैं, लेकिन टॉपिक यही होंगे। तो यहाँ पे बताया गया कि मीनिंग बताए गए हैं डिफरेंट डिसेबिलिटीज के। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी डिसेबिलिटी होती है, जैसे कि कई बार क्या होता है, हमारे को ढंग से सुनाई नहीं देता, या फिर ढंग से दिखाई नहीं देता, या फिर हमारे दिमाग में वो चीज़ जाती नहीं है। तो इनको हम डिसेबिलिटी में काउंट करते हैं, जो कि बच्चे के अंदर होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें क्यों पढ़ाई जा रही हैं, पहले ये समझो। ये हमें इसीलिए पढ़ाई जा रही है क्योंकि जब हम एज़ अ टीचर बनेंगे, जब हम टीचर बनने की पाथ पे चल रहे हैं, तो हमें ये भी समझना है, हमें ये भी पॉइंट आउट समझना है कि जब कोई बच्चे में प्रॉब्लम होती है, अगर वो ढंग से नहीं सुन सकता, नहीं देख सकता, तो हमें कोऑपरेट करना पड़ता है उस बच्चे के साथ, हमें समझाना पड़ता है उसको उस अकॉर्डिंग, उसकी लैंग्वेज में, उसके अकॉर्डिंग, ताकि बच्चा समझ सके। ये नहीं कि हम उसकी जो उसके अंदर जो डिसेबिलिटी है, उसके ऊपर हम ताना मारें, ठीक है? तो ये जो एक सब्जेक्ट का नाम जो रखा गया, वो रखा गया क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। इंक्लूसिव मतलब स्कूल के जो अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं, जो बच्चा जो है वो किसी न किसी डिसेबिलिटी से गुज़र रहा है, या फिर आपका कोई भी डिफ़िकल्टी वो फ़ेस कर रहा है, या फिर हम उसको कैसे सुधार सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो इस किताब के अंदर दिए गए हैं, और कहीं न कहीं ये इम्पोर्टेंट भी है। सो विजुअल इम्पेयरमेंट क्या होता है? तो सबसे पहले रेफर्स टू पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न। इसमें हमारे देखने का जो विज़न होता है, लॉस ऑफ विज़न चला जाता है, या तो कंप्लीटली चला जाता है, या फिर थोड़ा बहुत दिखाई देता है और बाकी दिखाई नहीं देता। थोड़ा बहुत दिखता है और या फिर पूरा ही नहीं दिखता। तो ये हम विजुअल इम्पेयरमेंट इसको कहते हैं, जिसकी वजह से लो विज़न हो जाता है, कम दिखता है, या फिर ब्लाइंडनेस आ जाती है, बिल्कुल अंधापन आ जाता है, जो कि हमारे लिखने में, सुनने में, ऑब्ज़र्व करने में दिक्कत होती है, क्योंकि आप अपनी आँखों से ना देख सकते हो, ना कोई चीज़ पढ़ सकते हो, ना ढंग से ऑब्ज़र्व कर सकते हो। इतना क्लियर है? उसके बाद आता है मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है? शॉर्ट टर्म शॉर्ट नोट के हिसाब से भी मैं बता रही हूँ, और इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। जैसे मैंने आपको अभी 3 पॉइंट्स बताए, इसमें आप कोई भी बच्चे का एग्ज़ाम्पल डाल के भी इसको समझा सकते हो, ठीक है? और 1 पेज भर सकते हो 5 नंबर में, ठीक है? तो जैसे 6 नंबर का आता है आपके एग्ज़ाम में। नेक्स्ट आता है मेंटल रिटार्डेशन, जिसको हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, रेफर्स टू बिलो एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, इफेक्ट रीजनिंग, लर्निंग, अडैप्टिव बिहेवियर।
बिगिंस ड्यूरिंग डेवलपमेंट पीरियड। यहाँ पे बताया कि ये मेंटल रिटार्डेशन जो होता है वो एक तरीके से बिलो एवरेज इंटरेक्चुअल फंक्शनिंग होता है एक तरीके से। ये हमारी रीजनिंग को इफेक्ट करता है, हमारी लर्निंग पावर को जो स्लो करता है, हमारे अडेप्टिव बिहेवियर को जो है दिक्कत डालता है। यानी कि जब हम कुछ क्वेश्चन बच्चा सॉल्व कर रहा होगा या कुछ लर्न कर रहा होगा तो उसको जल्दी से याद नहीं होगा, क्योंकि उसको मेंटल रिटार्डेशन है, वो जल्दी से चीज़ों को ग्रैब नहीं कर पाएगा। जैसे कि और बच्चे जल्दी से सीख जाते हैं, वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको मेंटल रिटार्डेशन है। और अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई लर्निंग पावर है या फिर उसके बिहेवियर में, वो वैसी वाली बात नहीं होगी जो एक नॉर्मल चाइल्ड में होती है। बिगिन ड्यूरिंग डेवलपमेंट पीरियड, और ये शुरुआत कब हुई होगी? ऐसा नहीं है वो 4th 5th क्लास में होगा और उसको तब स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं है। जब उसका डेवलपमेंट पीरियड चल रहा होगा तब से ये स्टार्ट हुई है और वो आगे तक फॉलो अप हो रही होती है। नेक्स्ट आता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ये क्या होता है? रेफर्स टू द डिफिकल्टी इन मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। यानी कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पे दिक्कतें जो आती है वो बॉडी पार्ट के मूवमेंट में आती है, उसको हम लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहते हैं। यानी कि कॉज बाय प्रॉब्लम इन बोन्स, उसकी हड्डियों में, जॉइंट में, मसल में जो है प्रॉब्लम होती है उस बच्चे के, तो उसको हम लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहते हैं, जो कि बॉडी पार्ट्स को इजीली मूव नहीं कर सकता। जैसे हमारी नॉर्मल बॉडी जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, इतनी तो फ्लेक्सिबल होती है कि हाँ भाई ठीक है, हम हाथ हिला रहे हैं या पैर चला रहे हैं तो चल रहे हैं। यहाँ पे दिक्कतें फेस होती है उस बच्चे को, जैसे कि चलने में दिक्कत आएगी, लिखने में दिक्कत आएगी, फिजिकल एक्टिविटी में उस बच्चे को दिक्कत आएगी। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, वो जो टॉपिक है वो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है? कॉज बाय प्रॉब्लम इन ब्रेन और नर्वस सिस्टम। अब ये जो पॉइंट्स है पहले मैं समझा देती हूँ, फिर ये बताऊंगी डिसेबिलिटी कैसे कैसे अराइज हो जाती है। वैसे तो ये ज्यादातर कुछ तो जेनेटिक हो जाती है और कुछ कुछ गलतियों की वजह से होती है, ठीक है। एंड ये सारे पॉइंट्स हैं। तो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, कॉज बाय प्रॉब्लम इन ब्रेन में, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, इसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन करने में इफेक्ट आता है, मेमोरी लॉस होना, मेमोरी में दिक्कत होना, कुछ भूल जाना रख के, फंक्शनिंग में दिक्कत होना। फॉर एग्जांपल इंक्लूड सेरेब्रल पैलिसी हो गया। ये इसके ना कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है लर्निंग डिसेबिलिटी। अब इसमें लर्निंग की डिसेबिलिटी भी है। तो आप सोचेंगे मैम इतनी सारी डिसेबिलिटी होती है। जी हाँ, हर बच्चे में अपनी अलग होती है डिसेबिलिटी। कुछ 5% बच्चे होते हैं जिनमें डिसेबिलिटीज होती हैं। रेफर्स टू डिफिकल्टी इन स्पेसिफिक एकेडमिक एरिया। इफेक्ट ये हमारे पढ़ने को, राइटिंग, स्पीकिंग, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में, समझने में दिक्कत डालता है। मतलब कोई भी चीज अगर लर्न करने लगेगा बच्चा या पढ़ने लगेगा, लिखने लगेगा, तो उसको दिक्कतें फेस होएगी। तो उसको लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं, जो कि इंटेलिजेंस इज यूजुअली नॉर्मल और अबव एवरेज। देखो किसी की इंटेलिजेंस जो होती है, जिसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है और किसी का नॉर्मल होता है, किसी का बिलो होता है, तो ये बिलो वाले जो है उसमें आते हैं। ये मल्टीपल डिसेबिलिटी में क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है, दो या दो से ज्यादा डिसेबिलिटी होती है एक बच्चे में, ठीक है। जैसे कि विजुअल इम्पेयरमेंट का होना विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, की उसको विजुअल इम्पेयरमेंट भी है और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी है। तो इसमें क्या होता है? नीड स्पेशल केयर एंड सपोर्ट। इसमें क्या होता है? बच्चे को स्पेशल केयर और सपोर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि देखो ना तो उसको ढंग से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, और ना ही उसको यहाँ पर जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो रही है। तो इस तरीके से जो दिक्कत है उसमें ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है। तो नेक्स्ट ये जो डिफरेंस है ना यहाँ पे, ये अब आप इजीली कर पाओगे क्योंकि मैंने अब आपको इसको काफी डिटेल में कराया है। तो यहाँ पर जो है आप जो है इसके एग्जांपल्स भी लिख सकते हो, मतलब डिफरेंस आप आराम से कर सकते हो। मैंने तो आपको डेप्थ में कराया है और डिफरेंस उनके लिए जो शॉर्ट में पढ़ेंगे। फिर एक कंक्लूजन भी लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, इन शॉर्ट भी लेकर आए हैं कि अगर आपके आपके एग्जाम में कुछ भी याद ना रहे तो आप सिर्फ कंक्लूजन पढ़ लेना, ठीक है, कि डिफरेंट डिसेबिलिटी इफेक्ट करती है डिफरेंट एक्सपेक्ट में डेवलपमेंट में बच्चे की। प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन जो होती है वो मदद करती है टीचिंग स्ट्रैटेजी प्लानिंग, यानी टीचर को अभी से पढ़ाया जा रहा है, अभी से सिखाया जा रहा है आप लोगों को कि ऐसे ऐसे डिसेबिलिटी अगर होगी तो बच्चे को कैसे गाइड करना है, कैसे समझाना है। अगर कोई चीज वो अगर 4 बार पूछ रहा है तो उसको अगर डिसेबिलिटी है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है बेचारे की, आप उसको गाइड करेंगे। इस वजह से ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है। इंक्लूसिव एजुकेशन सपोर्ट करता है इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। और ये किताब बनाई इसीलिए गई है, टीचर्स को भी इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है ना, मतलब सबको इंक्लूड करके चलो, सब बराबर है, कोई भी जो है कम ज्यादा नहीं है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स है।
और ये यहाँ पे ना इन शॉर्ट उनके लिए जो एक एक वर्ड में जो चीजें याद कर लेते हैं ना, उनके लिए बनाया है, ठीक है। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, जो कि है इंक्लूसिव एजुकेशन मीनिंग एंड नीड क्या है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? अब ये हमारी किताब से जुड़ा हुआ मतलब है, तो हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या है। वैसे तो मैंने बता दिया इस किताब में हम क्या पढ़ेंगे, बट इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है? रेफर्स टू अप्रोच वेयर ऑल चिल्ड्रन लर्न टुगेदर इन द सेम क्लासरूम। एक ही क्लासरूम के, एक ही छत के नीचे जब सारे बच्चे एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं, एक साथ सीख रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। जो नाम से भी क्लियर है, इंक्लूड, सबको इंक्लूड करके एजुकेशन मिल जाए तो वो इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है। इंक्लूड चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटी रिगार्डलेस ऑफ देयर डिफरेंसेस, यानी कि यहाँ पे वो सारे बच्चे आ जाएंगे विद एंड विदाउट डिसेबिलिटी, जो कि जिनको दिक्कतें हैं और जिनको नहीं भी हैं, वो सारे इकट्ठे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। कोई डिफरेंस नहीं है और हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, पार्टिसिपेशन भी एवरी लर्नर को मिल रहा है। टीचर को ये सारी चीजें इसलिए भी पढ़ाई जा रही हैं कि कल को मान लो क्लास में दो बच्चे ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई डिसेबिलिटी है, लर्निंग में है, किसी को ढंग से नहीं दिखता, तो टीचर उन पे बजाय कि गुस्सा करने के वो 4 बार अगर 10 बार भी चीज पूछे तो टीचर पोलाइटली वे में उसको समझा दे, ठीक है। ये चीज होनी चाहिए, इसीलिए हमें ये सब चीजें पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है। फोकस ऑन इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड पार्टिसिपेशन फॉर एवरी लर्नर, कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने पे फोकस दिया जा रहा है इस किताब में। और पार्टिसिपेशन, हर किसी का अधिकार है लर्नर जो है पार्टिसिपेट करे। अडेप्ट टीचिंग मेथड, इसमें कई सारे मेथड को अडेप्ट करना पड़ता है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर मान लो क्लास में दो बच्चों का मैंने जो एग्जाम्पल दिया है वो आप अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं, कि बच्चा अगर 4 बार आपसे कोई क्वेश्चन नहीं उसको मैथ्स का समझ आ रहा, तो आप उसको एक ईज़ीएस्ट वे में बताएँ, जो कि नॉर्मल चाइल्ड को नहीं बताया आपने, उतना आसान जितना आपने उस बच्चे को जिसको डिसेबिलिटी है उसको आपने बता दिया। क्योंकि वो चीज़ें नहीं समझ पाता ईज़िली, तो आपने उसको और ईज़ी मेथड समझा दिया। सो ये भी क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन का ही पार्ट है। सो टीचिंग मेथड अडेप्ट करना, करिकुलम एनवायरनमेंट टू मीट डाइवर्स नीड, कि बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से उस वातावरण में जो है हमें भी ढलना पड़ेगा और बच्चे को सिखाना पड़ेगा। तो इससे जो प्रमोट होती है रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस, डाइवर्सिटी इन एजुकेशन आता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है इंक्लूसिव एजुकेशन की नीड क्या होती है, ज़रूरत ही क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन की। तो सबसे पहला तो भाई वही है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। इंश्योर एवरी चाइल्ड गेट द राइट एजुकेशन, कि हर एक बच्चे को अधिकार है, चाहे उसको डिसेबिलिटी है चाहे नहीं है। नहीं है तो बच्चा स्कूल जा रहा है, लेकिन डिसेबिलिटी है तो भी बेचारा अपने आप को कमजोर ना महसूस करे। तो इसीलिए उसको भी जो है वही अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जो बाकियों को क्लासरूम में मिलती है, ताकि उसको भी वो चीज फील ना हो। सोशल इंटीग्रेशन में क्या होता है? वैसे मैंने ज्यादातर कई बार देखा है कि जिन लोगों को दिखाई ढंग से नहीं देता या फिर एक आँख से दिखता है, कम दिखता है, तो उनकी कइयों की तो मेंटल पावर बहुत अच्छी होती है, वो ड्राइंग काफ़ी अच्छी कर लेते हैं, मतलब ऐसा मैंने देखा है कई बार। सो हर किसी के साथ नहीं है, बट हाँ, भगवान अगर एक चीज़ नहीं दे रहा ना, या थोड़ी-सी बेचारे को दिक्कत है, तो कहीं न कहीं उसके अंदर कुछ खूबी भी होगी, डेफ़िनेटली होगी, ठीक है। सोशल इंटीग्रेशन आता है, हेल्प चिल्ड्रन लर्न टू लिव एंड इंटरैक्ट टुगेदर, कि बच्चा जो है ना, हेल्प चिल्ड्रन लर्न टू लिव एंड इंटरैक्ट टुगेदर, एक तरीके से सोशल इंटीग्रेशन होना भी ज़रूरी है समाज में, सोसाइटी में, ताकि बच्चा जो है वो सीखे और एक दूसरे से इंटरैक्ट करे, क्योंकि बच्चा एक दूसरे से भी बहुत कुछ सीखता है। इससे डिस्क्रिमिनेशन कम होता है, यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी एंड डिफरेंस को भी प्रमोशन मिलता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है, ओवरऑल ग्रोथ होती है सारे लर्नर की, इसमें भी सपोर्ट करता है इंक्लूसिव एजुकेशन, क्योंकि इंक्लूसिव ने बोल ही दिया कि सबको एक साथ लेके चलो, तो हम एक साथ सबको लेके चल रहे हैं और इम्प्रूवमेंट होगी। इम्प्रूव लर्निंग आउटकम, यानी बेटर अंडरस्टैंडिंग थ्रू डाइवर्स इंटरेक्शन को भी ये इनकरेज करता है। कॉन्फिडेंस इससे बिल्ड होता है, हेल्प चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड फॉर फील इंक्लूडेड एंड वैल्यूड, यानी कि जब बच्चा एक साथ बैठेगा, अगर मान लो उसको कोई डिसेबिलिटी है या चलो कोई वैसे ही वीक है, उसका आईक्यू इतना तेज नहीं है, स्टिल वो बच्चों के साथ सीख रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो यानी कि वो भी अपने आप को एक कॉन्फिडेंस फील करता है। लीगल एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी एजुकेशन फॉर ऑल है, इस पॉलिसी को सपोर्ट किया जाए। इम्पोर्टेंस इन क्लासरूम, यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग जो है इससे इनकरेज होती है, ठीक है। साथ ही साथ जो है एम्पैथी
एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट भी डेवलप होता है, फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड प्रोवाइड किए जाते हैं और इंडिविजुअलाइज लर्निंग भी सपोर्ट होती है। क्योंकि देखो टीचर को भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि उसको अपने मेथड ईजी करने पड़ते हैं, आसानी से समझ आ जाए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए, ये नहीं कि रिजिड हो, यानी कि उसने टीचर बिल्कुल कड़क हो, डंडा लेके ही बैठी रहे तो बच्चे, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे, ठीक है, वो सारे। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन जो कि है सेलेमेंका स्टेटमेंट फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 1994 मीनिंग की पॉइंट्स इंपॉर्टेंस इसके बताए गए हैं। तो सेलेमेंकन स्टेटमेंट जो है वो एक तरीके से जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ही लाया गया था। जैसे कि ये एक इंटरनेशनल डिक्लेरेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन को अडॉप्ट किया गया 1994 में, formulated at the वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेशल नीड एजुकेशन हेल्ड इन सैलामेंका स्पेन। यानी कि ये जो वर्ल्ड की जो कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो एक तरीके से स्पेशल नीड वाले एजुकेशन जो बच्चे हैं उनको उनके लिए करी गई थी, वो भी स्पेन में। और एक तरीके से ये इस तरीके से इसका जो गोल था, मेन मोटो था, वो यही था कि राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू एजुकेशन, कि हर एक बच्चे को यहाँ पे पढ़ने का अधिकार हो, चाहे वो विकलांग है, चाहे उसको कोई भी डिसेबिलिटी है। तो इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए सालामानकन स्टेटमेंट आया। इसमें क्या है, इंक्लूसिव यानी इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड इन रेगुलर स्कूल को प्रमोट करने के लिए था। इसका फ्रेमवर्क फॉर एक्शन की बात करूँ तो प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि ये एक तरीके से जो इंक्लूसिव एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसकी गाइडलाइंस को प्रोवाइड करने के लिए फ्रेमवर्क आया था। इसमें गवर्नमेंट, स्कूल, टीचर इन प्लानिंग एंड एक्शन में मदद मिली इनको, यानी कि इस फ्रेमवर्क फॉर एक्शन ने हेल्प गवर्नमेंट वगैरह इन सब चीज़ों की भी हेल्प हुई है। और प्रैक्टिकल स्टेप पे भी फोकस किया गया है, इंक्लूसिव एजुकेशन को कैसे अडेप्ट करना है। की स्टेटमेंट यानी प्रिंसिपल की बात करूँ तो एवरी चाइल्ड हैज़ अ फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन, हर एक बच्चे का अधिकार है कि वो पढ़ने जाए, चाहे उसको कोई भी डिसेबिलिटी है। एवरी चाइल्ड हैज़ यूनिक करेक्टरिस्टिक इंटरेस्ट एंड एबिलिटी, ये एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया था कि हर एक बच्चा की अपनी एक खूबी होती है, उसका अपना इंटरेस्ट होता है, उसकी अपनी एबिलिटी होती है। अगर उसको कोई डिसेबिलिटी है तो उसके अंदर कुछ चीज़ अच्छी भी होगी। एजुकेशन सिस्टम शुड बी डिज़ाइन टू मीट डाइवर्स नीड, ठीक है? क्योंकि हर इंसान में कोई ना कोई खूबी और कोई ना कोई बुराई ज़रूर होती है। तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड शुड बी इंक्लूडेड इन द रेगुलर स्कूल, यानी जो बच्चे हैं उनकी स्पेशल नीड के अकॉर्डिंग जो है रेगुलर स्कूल में उनको जो है सीखने को मिलेगा, क्लासरूम में वो जाएँगे और उनको पढ़ने को, आगे बढ़ने को मिलेगा, चाहे कोई भी दिक्कत हो। इंक्लूसिव स्कूल आर द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कॉम्बैट डिस्क्रिमिनेशन, एक तरीके से इंक्लूसिव स्कूल इसीलिए भी इफेक्टिव है क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। स्कूल शुड अडेप्ट टू नीड ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की जरूरत, नॉट द चाइल्ड टू द स्कूल। बच्चे की ज़रूरत को पकड़ना है, बच्चे को नहीं पकड़ना। ये इसका मेन गोल था, मेन मोटो था। सो यहाँ पर जो है मेन एरियाज़ फ्रेमवर्क फॉर एक्शन की बात करें, तो यहाँ पे आता है पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसी को अपनाया, ठीक है। स्कूल डेवलपमेंट की बात करें तो स्कूल शुड बिकम इंक्लूसिव एंड चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, इंक्लूसिव सबको एक साथ लेके एक ही छत के नीचे पढ़ाए और बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से ही पढ़ाए, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड। टीचर शुड बी ट्रेन्ड फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम, यानी कि उस क्लासरूम में टीचर भी जो है वो ट्रेंड होनी चाहिए, उसे भी इंक्लूसिव एजुकेशन की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अभी आपने टॉपिक पढ़ा तो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं और कौन-कौन से बच्चे होंगे तो उनके साथ कैसे डील करना है, वो सब मैंने समझाया आपको। करिकुलर अडैप्शन की बात करूँ तो करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल टू मीट डाइवर्स नीड, कि करिकुलम भी जो बनाया गया है वो भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वो थोड़ा बहुत चेंज किया जाना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। प्रोवाइड स्पेशल सपोर्ट, काउंसलिंग, थेरेपी उनको मिलनी चाहिए उन बच्चों को। और पेरेंट्स एंड कम्युनिटी शुड पार्टिसिपेट इन द एजुकेशन, पेरेंट्स को भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, कम्युनिटी को। प्रॉपर फंडिंग एंड रिसोर्सेज शुड बी प्रोवाइडेड। तो इस तरीके से आप इसको जो है लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है यूएनसीआरपीडी 2006 क्या है, इसका गोल्स क्या प्रिंसिपल वो देखते हैं। तो यूएनसीआरपीडी एक तरीके से इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006, यानी कि एन इंटरनेशनल ट्रीटी अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन इन 2006 में इसको अडॉप्ट किया गया। और इसका भी मकसद जो था वो क्या था, प्रोटेक्ट करना बच्चों को एंड प्रमोट करना राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनको अपना अधिकार मिले चाहे उनके पास डिसेबिलिटी है।
तो इक्वालिटी आती है इससे, फुल पार्टिसिपेशन आता है सोसाइटी का। ऐसा नहीं है कि जो विकलांग है, जिनमें डिसेबिलिटी है, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो भी करेंगे। इक्वालिटी और डिग्निटी आती है एंड डिसेबिलिटी एज अ ह्यूमन राइट इशू, और एक तरीके से रिकॉग्नाइज करता है जो भी डिसेबिलिटी है ह्यूमन राइट्स के, वो सॉल्व हो सके। यूएनसीआरपीडी जो प्रिंसिपल है उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं? सबसे पहला आता है राइट टू एजुकेशन, सॉरी, रिस्पेक्ट फॉर डिग्निटी, यानी एवरी पर्सन हैज इनहेरिटेड वर्थ एंड राइट, हर एक पर्सन का अधिकार है उसके राइट्स को लेकर के। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, यानी सबको इक्वल ट्रीट किया जाए। फुल पार्टिसिपेशन रहना चाहिए सोसाइटी का, इंक्लूजन सबको एक साथ लेके चलना है। इक्वालिटी में आता है असेस टू सर्विस एंड अपॉर्चुनिटी, सबके लिए सेम होनी चाहिए, जैसे मैंने अभी क्लासरूम का एग्जाम्पल दिया था। रिमूवल्स ऑफ बैरियर इन एनवायरनमेंट एंड सर्विस, असेसिबिलिटी में आता है जो बैरियर्स है ना वातावरण में, वो सारे खत्म हो जाने चाहिए। एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी, इक्वल राइट फॉर मेन एंड वुमेन विद डिसेबिलिटी, चाहे डिसेबिलिटी मेन में है चाहे वुमेन में, सबको इक्वल राइट मिले। की प्रोविजंस की बात करूं तो सबसे पहले राइट टू एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है, विद डिसेबिलिटी, वो जो मैंने अभी बताया आप लोगों को। इक्वल हेल्थ एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विस भी सबको मिलनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। एक्सेस टू बिल्डिंग, ट्रांसफॉर्म इंफॉर्मेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए और सबको एक साथ लेके चलना चाहिए। और इसके फायदे क्या हैं? इस जो यहाँ पर जो हमें यहाँ पे यूएनसीआरपीडी जो पढ़ाया गया है, इसका मेन गोल क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है? तो सबसे पहले ह्यूमन राइट को ये प्रमोट करता है, डिग्निटी ऑफ पर्सन एंड डिसेबिलिटी विद डिसेबिलिटी, वही सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको पढ़ा दी। इंक्लूसिव एजुकेशन को इनकरेज करता है, गाइड कंट्रीज इन मेकिंग इंक्लूसिव लॉज एंड पॉलिसी, और एक तरीके से ये कंट्रीज को भी गाइड करता है कि कैसे इंक्लूसिव लॉज एंड पॉलिसी बनानी चाहिए, और डिस्क्रिमिनेशन कम होना चाहिए, सोसाइटी का एक्सक्लूजन ज्यादा होना चाहिए, फुल पार्टिसिपेशन रहना चाहिए। सो ये इस तरीके से था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी एनपीए 1968। अब ये जो इतने सारे यहाँ पर जो डिसेबिलिटी को लेके बनाए गए हैं, उनकी अपनी अपनी राय है, और ये अपने अलग अलग ईयर्स में आए थे, लेकिन सबका मकसद जो ऑलमोस्ट है वो सेम ही है। तो इसका एक डिफरेंस देखते हैं, इजीली समझ आएगा। सो जो यहाँ पे मैं एक बार फुल फॉर्म बता देती हूँ। एनपीई का फुल फॉर्म है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, 1968 में आया था, ठीक है। पीओए जो था 1992 में आया था, जो कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन है, ठीक है। एक एनपीए था जो कि 1986 में आया था। सो इनके क्या क्या फोकस थे, क्या गोल थे, वो एक बार समझ लेते हैं। सो 1968 में जो एनपीई आया था, उसकी अप्रोच जो थी वो स्पेशल एजुकेशन को लेके थी, ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन को, और इसमें इंक्लूसिव एंड इंटीग्रेटेड एजुकेशन दोनों, यानी दोनों का मिक्सअप था। एनपीई का दोनों को हम इंक्लूड करेंगे तो 1992 बनेगा। फोकस की बात करें तो इसका जो फोकस था वो था कि सेपरेट स्कूल्स होने चाहिए। इसमें था कि इंटीग्रेशन इन रेगुलर स्कूल में बच्चा आना चाहिए, और इसमें क्या है, एक्सपेंशन होना चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए कि जो चीज़ हमने सोची है वो इम्प्लीमेंट करो। सपोर्ट सर्विस की बात करें तो यहाँ पे लिमिटेड है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस और यहाँ पे स्ट्रेंथन में आती है चीज़ें। टीचर ट्रेनिंग की बात करूँ तो यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं था, लेस था। यहाँ पे फोकस टीचर ट्रेनिंग पे ज़्यादा बढ़ गया था, और यहाँ पे मोर डिटेल प्लानिंग करी गई थी टीचर्स की ट्रेनिंग को लेकर के, ताकि वो अगर अच्छे से नॉलेज ले पाएंगी, अच्छे से उनको गाइड होगा, तो वो बच्चों को भी अच्छे से पढ़ा पाएंगी। गोल की अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर, तो गोल क्या होता है वो एक बार हम देखते हैं। गोल में आता है असेस टू एजुकेशन है, यहाँ पे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और इसमें इंक्लूसिव एंड सपोर्ट दोनों मिलना चाहिए बच्चों को। सो ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद फिर कुछ काफी सारे एक्ट्स आए थे, ठीक है। PWD एक्ट, जिसे हम पर्सन विद डिसेबिलिटी बोलते हैं, जो 1995 में आया। फिर आता है आप लोगों का RCI 1992, RD राइट टू एजुकेशन 2009, ठीक है, एंड नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटी 2006 में आया था। सो अब इसका यहाँ पे हम डिफरेंस देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं PWD के एक्ट की बात करूँ, तो इसका जो टाइप था वो था लॉ, और ये एक पॉलिसी थी, क्योंकि नाम से ही क्लियर है, नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटी, की एक डिसेबिलिटी को लेके एक नेशनल वे में पॉलिसी बनाई गई है। सो मेन फोकस क्या था इसका? फोकस था राइट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, बच्चे को जो अधिकार मिलेगा या जो राइट मिलेगा, ये जितने भी मैं एक्ट्स पढ़ा रही हूँ वो बच्चे को लेके है, ठीक है, लर्नर को लेके है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, क्योंकि उन्हीं के बारे में बात हो रही है। राइट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिले, यहाँ पे ट्रेनिंग ऑफ प्रोफेशनल्स,
ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन सब बच्चे को मिले, फ्री की शिक्षा, ओवरऑल वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट होना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे जो एरिया कवर होता है वो होता है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एक्सेसिबिलिटी। यहाँ पर प्रोफेशनल एजुकेशन और सर्टिफिकेट भी मिलेगा। यहाँ पे फ्री की एजुकेशन 6 से 14 वर्ष के लिए है। और यहाँ पे मल्टी सेक्टर जो पॉलिसी बनाई गई थी वो हेल्थ को लेके, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को लेके कि लोग पढ़ेंगे बढ़ेंगे, तबीयत सही रहेगी, हालात सही रहेंगे तो अपने आप जॉब उन्हें मिल जाएगी, ठीक है। टारगेट की अगर बात करूं तो यहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटी होता है, यहाँ पे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन आता है, यहाँ पे सारे बच्चे आते हैं इंक्लूडिंग सबको मिला के, और यहाँ पे सारे डिसेबिलिटी वाले लोग आते हैं क्योंकि डिसेबिलिटी के अंदर भी दिक्कतें होती हैं। हेल्थ एजुकेशन उन पे जो है मेन एरिया को कवर करेगा। सो इस प्रकार से जो आप लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, स्कूल अवेयरनेस और रीडनेस पे आता है, ठीक है। सो सबसे पहले बात करते हैं स्कूल अवेयरनेस के ऊपर, ठीक है। तो स्कूल अवेयरनेस क्या है, रेफर्स टू द अंडरस्टैंडिंग एंड रिकग्निशन ऑफ लर्निंग डिफिकल्टी अमंग स्टूडेंट, की बच्चों में कोई भी चीज समझने की क्षमता अगर हम कह लें, या फिर हम जो है लर्निंग में कोई उसको डिफिकल्टी आ रही है तो उसे हम जो है स्कूल अवेयरनेस में कंसीडर कर रहे हैं। जैसे कि टीचर, पेरेंट्स, स्कूल स्टाफ बीइंग इन्फॉर्म अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग नीड्स। जैसे कि टीचर ने, पेरेंट्स ने, काफी सारे चीजों ने, जैसे यहाँ स्कूल के स्टाफ ने इन्फॉर्म करा, डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग की नीड्स बताई, ठीक है। ये सारी चीजें स्कूल अवेयरनेस पे आती हैं क्योंकि बच्चा जब जाता है तो अवेयर ही होता है, कुछ ना कुछ सीख के ही आता है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट फेसिंग डिफिकल्टी, और स्टार्टिंग की स्टेज में बच्चे को डिफिकल्टी फेस होती है। नेक्स्ट आता है स्कूल रेडीनेस, जिसमें आता है यहाँ पर रेफर्स टू द प्रिपेयर्डनेस ऑफ द स्कूल टू सपोर्ट स्टूडेंट विद डिफिकल्ट लर्निंग डिफिकल्टी, कि बच्चे को अगर कुछ चीज लर्न करने में दिक्कत आ रही है तो स्कूल उसको सपोर्ट करे उस बच्चे को। तो यानी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि ट्रेन टीचर होने चाहिए, सपोर्टिव इन्वायरमेंट होना चाहिए। टीचर यानी कि उसको दो थप्पड़ मार दे और ना समझाए, वो चीज नहीं होनी चाहिए। इंश्योर करता है स्कूल कैन रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू डाइवर्स लर्निंग नीड, जो बच्चा सीखना चाहता है वो एक्चुअल में सीख पाए। सो यहाँ पे जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो यही हैं, टीचर का अवेयर होना, अर्ली आइडेंटिफिकेशन होना यानी पहले स्क्रीनिंग कर लेना, डिफिकल्टी अर्ली स्टेज पे बच्चे की पकड़ लेना, और सपोर्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट अवेलेबल होना चाहिए, इंक्लूसिव एंड फ्लेक्सिबल टीचिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, काउंसलर जो है वो होने चाहिए, स्पेशल एजुकेटर होने चाहिए उनको पढ़ाने के लिए। आपने देखा होगा कि जिनको दिखाई नहीं देता उनको इशारे से पढ़ाया जाता है, हाथ ऐसे जो है वो करके दिखाए जाते हैं, उंगलियों से जो उनको भाषा समझाई जाती है, तो वो भी एक स्पेशल एजुकेटर्स हैं जो उनको सिखाते हैं। कॉर्पोरेशन बिटवीन स्कूल एंड पेरेंट्स, तो दोनों ही कॉर्पोरेट करेंगे तभी बच्चा आगे सीख पाएगा। नेक्स्ट जो आता है वो आता है इसकी स्ट्रैटेजी जो है वो लर्निंग डिफिकल्टीज को लेके क्या है। तो सबसे पहला वही है, टीचिंग के जो मेथड है वो इंडिविजुअलाइज्ड होने चाहिए, को यूज करते हैं अलग अलग बच्चे के हिसाब से। अगर 4 बच्चों की अलग अलग डिसेबिलिटी है तो उसमें अलग अलग तरीका अपनाया जाए। एक्टिविटी बेस्ड एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होना चाहिए, रेमेडियल टीचिंग होनी चाहिए, एक्स्ट्रा सपोर्ट क्लासेस होना चाहिए, कंटिन्यूस असेसमेंट एंड फीडबैक होना चाहिए, बच्चे को क्या समझ आ रहा है क्या नहीं वो भी उससे पूछा जाए। पॉजिटिव एंड सपोर्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट बच्चे का होना चाहिए ताकि वो बेझिझक होकर चीजों को समझ पाए। इंपॉर्टेंस में क्या है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ लर्निंग प्रॉब्लम में मदद मिलती है, अकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इंप्रूव होता है, ड्रॉप आउट रेट कम हो जाता है क्योंकि बच्चे को टेंशन नहीं होती, स्ट्रेस एंजाइटी नहीं होती, वो स्कूल जाता है और उसको पता है कि टीचर अच्छे से समझा देगी, मारेगी नहीं। कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, बिल्ड कॉन्फिडेंस अमंग लर्नर, प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन को भी प्रमोशन मिलता है। नेक्स्ट जो है इंक्लूसिव स्कूल, तो मैं ऑलरेडी शायद पढ़ा ही चुकी हूँ, देख लेते हैं एक बारी। इंक्लूसिव एजुकेशन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, इंक्लूसिव स्कूल का, ठीक है। सो इंक्लूसिव स्कूल क्या है, तो सबसे पहले इंक्लूसिव एजुकेशन तो समझ लिया, इंक्लूसिव स्कूल क्या है। तो अ स्कूल वेयर ऑल चिल्ड्रन लर्न टुगेदर रिगार्डलेस ऑफ एबिलिटी और डिसेबिलिटी, भाई उसकी अंदर अगर कोई क्षमता है या नहीं, डिसेबिलिटी है या नहीं, वो सब एक साथ जो है सीख रहे हैं, तो उसे इंक्लूसिव स्कूल कहते हैं।
हर किसी को इक्वल राइट और अपॉर्चुनिटी मिलता है। इसमें एनवायरनमेंट, टीचिंग रिसोर्सेज टू मीट डाइवर्स नीड्स, पार्टिसिपेशन और एक्सेप्टेंस, सक्सेस ऑफ एवरी लर्नर की स्टोरी ये रहती है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेसिबिलिटी की यहाँ पे बात करूँ मैं, तो यहाँ पर जो आता है वो आता है सैनिटाइजेशन ऑफ टीचर, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, रिस्पेक्ट को प्रमोट करता है, एम्पैथी को, उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन, स्टिग्मा को रिमूव करता है, इंक्लूसिव वैल्यू को इनकरेज करता है, सपोर्टिव एंड फ्रेंडली स्कूल कल्चर होता है। यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड डाइवर्सिटी की अगर बात करूं, सॉरी डिसेबिलिटी की, तो यही है कि भाई टीचर भी अच्छे से पढ़ाए, पेरेंट्स भी उसमें योगदान दें और बच्चा भी सीखेगा बिना किसी भेदभाव के। ह्यूमन रिसोर्स में आता है कि इंसान भी एक रिसोर्स है, जैसे कि ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड टीचर फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, ये भी मैंने ऊपर पढ़ाया था कि ट्रेन्ड और क्वालिफाइड टीचर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो ट्रेंड नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है इंक्लूसिव स्कूल की, कैसे बच्चे के साथ डील करना है, तो वो जो है काम का नहीं है कोई भी। स्पेशल एजुकेटर की अवेलेबिलिटी, काउंसलर चाहिए होते हैं ताकि वो उन्हें गाइड कर पाए। कंटिन्यूस टीचर लर्निंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सपोर्ट स्टाफ और असिस्टिंग चिल्ड्रन फॉर स्पेशल नीड, जिन बच्चे को भी स्पेशल नीड है उनके लिए सपोर्ट स्टाफ, काउंसलर सब जो है होने चाहिए। कोलैबोरेशन होना चाहिए टीचर, पेरेंट्स एंड स्पेशलिस्ट के साथ। होल स्कूल अप्रोच की बात करूँ तो इसमें क्या आता है, इंक्लूजन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटायर स्कूल सिस्टम, यानी कि जो इंक्लूजन होता है वो एक जिम्मेदारी है पूरे इंटायर स्कूल सिस्टम की, जिसमें लीडरशिप, टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट्स सब आते हैं। ऐसा नहीं है कि टीचर बस सिखा के भेज रहा है और पेरेंट्स उसको कुछ नहीं सिखा रहे, कुछ भी चेक नहीं कर रहे, तो वो नहीं होना चाहिए। पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस हर लेवल पे होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल करिकुलम जिसको हम चेंज भी कर सकते हैं बच्चे के अकॉर्डिंग, टीचिंग के मेथड अच्छे होने चाहिए और कंटिन्यूस बेसिस पे होने चाहिए। तो ये आप लिख सकते हैं। फिर एक डिफरेंस आता है, ये जो नेक्स्ट डिफरेंस आता है वो क्या है, इसमें से शॉर्ट नोट भी बन जाते हैं। तो सबसे पहले पीयर ट्यूटोरिंग है, कॉर्पोरेटिव लर्निंग, सोशल लर्निंग, बडिंग सिस्टम, रिफ्लेक्टिव एंड मल्टी सेंसरी टीचिंग क्या होता है। तो सबसे पहले पीटी की अगर मैं बात करूं, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्टूडेंट टीच अनदर, यानी कि बच्चा जो है किसी और को पढ़ा रहा है, हो सकता है वो किसी दूसरे अपने फ्रेंड को पढ़ा रहा हो, तो उसे हम पीटी बोलते हैं। पार्टिसिपेशन की बात करूं तो इसमें 2 स्टूडेंट होते हैं, कोई भी ए बी या कोई भी इनका नाम रख देना। फोकस की बात करूं तो यहाँ पे इंडिविजुअल हेल्प होती है, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल होता है ये, इससे अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है कि एक बच्चे को अगर मैथ्स का क्वेश्चन समझ आ गया तो वो दूसरे को समझा दे, तो वो पीटी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव लर्निंग, ये ग्रुप लर्निंग होती है, स्मॉल ग्रुप होता है, टीम वर्क की तरह इस पर फोकस होता है। यहाँ पर जो है कोलैबोरेटिव होता है ये। अचीव कॉमन टास्क, यानी कि यहाँ पे जो टास्क मिला होता है वो सबके लिए कॉमन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग, यानी रिलेटेड टू ग्रुप लर्निंग। सोशल लर्निंग में आता है लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, बच्चा जो है वो देख करके, ऑब्जर्व करके सीख रहा है। इंडिविजुअल इन सोशल सेटिंग, बिहेवियर एंड इंटरेक्शन पे फोकस होता है। और लर्न थ्रू मॉडलिंग, यानी बच्चा मॉडलिंग के द्वारा यहाँ पे सीखता है, लर्न करता है। बर्डिंग सिस्टम की बात करो तो यहाँ पे पेयर सपोर्ट सिस्टम होता है, 2 बच्चे होते हैं, इसके अंदर आपस में सीखते हैं। सपोर्ट एंड एडजस्टमेंट होता है, सपोर्टिव होता है। प्रोवाइड हेल्प एंड कंफर्ट, एक तरीके से ये बच्चे को जो है, इसका गोल ही यही है, हेल्प करना और कंफर्ट प्रोवाइड करना। रिफ्लेक्टिव टीचिंग में क्या होता है, ये सेल्फ एनालाइज बाय टीचर, जो टीचर होती है वो खुद ही सेल्फ एनालाइज करती है, और इसका पार्टिसिपेशन यहाँ पे टीचर का होता है, बच्चे का नहीं होता। और बच्चे को कैसे सुधारना है, इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग, ठीक है। यहाँ पे जो है बच्चा नहीं सुधरेगा, यहाँ पे टीचिंग के मेथड कैसे इंप्रूव होंगे इस पर फोकस किया जाएगा कि बच्चे को अगर हमने कुछ समझाया और बच्चे को नहीं समझ आया तो अगली बार टीचर कैसे समझाएगी, ठीक है। एनालिटिकल होता है, इससे टीचिंग स्किल इनहांस होते हैं, ठीक है। मल्टी सेंसरी टीचिंग में होता है लर्निंग यूजिंग सेंसेस, यहाँ पे सेंसेस के द्वारा बच्चा सीखता है, टीचर और स्टूडेंट दोनों का रोल होता है। सेंसनरी एंगेजमेंट होती है, एक्सपेरिमेंटल होता है क्योंकि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके सीखा जाता है। इसमें लर्निंग रिटेंशन भी इम्प्रूव होती है। सो इसको आप फीचर डिमेरिट्स बना सकते हो। सो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आईसीटी के ऊपर है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो आईसीटी समझते हैं क्या होता है, ठीक है। तो रेफर्स टू द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी बाय कलेक्टिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, शेयरिंग इंफॉर्मेशन,
यानी अगर कोई इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है, इकट्ठा करना है, पहले हम कलेक्ट करते हैं, फिर स्टोर करते हैं, फिर प्रोसेस करते हैं, फिर शेयर कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम आईसीटी बोलते हैं। इसमें हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल डिवाइस, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन, सबका इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारी टीचिंग को पहले से बेहतर बनाते हैं, लर्निंग को बेहतर बनाते हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस काफी अच्छा हो जाता है। एक तरीके से इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी इनटू एजुकेशन फॉर बेटर आउटकम, कि अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो हम अपनी टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करते हैं एजुकेशन में। इसका यूज क्या है? टीचिंग एंड लर्निंग, जैसे कि पहले के समय में व्हाइट बोर्ड चलते थे, आजकल स्मार्ट बोर्ड पे हम पढ़ाते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन वीडियो के द्वारा, पीपीटी के द्वारा, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, जैसे आजकल हम पीपीटी की मदद से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, पीडीएफ की मदद से। पहले ऐसा कहाँ ही होता था, कॉपी खोल के पढ़ते थे। असेस टू इन्फॉर्मेशन, यानी इजी असेस टू ऑनलाइन रिसोर्सेज, जैसे ई बुक्स भी मिल जाती है, कोई बुक डाउनलोड करनी है मिल जाएगी। डिजिटल लाइब्रेरी है, कोई भी बुक आप ऑनलाइन ढूंढ के पढ़ सकते हो, आपको वैसे फिजिकल लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं है। इंटरैक्टिव लर्निंग में आता है मेक लर्निंग इनकरेजिंग थ्रू मल्टीमीडिया एंड स्टिमुलेशन सिमुलेशन, यानी कि हमारी जो लर्निंग है वो इंगेज हो रही है मल्टीमीडिया के द्वारा। कम्युनिकेशन बेटर हो रहा है, टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट, हर कोई एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाता है, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन टेस्ट वगैरह, क्विज वगैरह चैट जीपीटी बना ही देता है। डिस्टेंस लर्निंग है, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस में सपोर्ट मिलता है, और एजुकेशन भी रिमोट होती है। एक तरीके से डिजिटल लिटरेसी में डेवलपमेंट होती है, टेक्निकल स्किल भी बढ़ जाती है, रिकॉर्ड्स भी मेंटेन होते हैं, अटेंडेंस प्लानिंग, हर एक चीज हम ऑनलाइन कर सकते हैं। आजकल तो ऐसे ऐसे एप्लीकेशन है जिसमें जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, जैसे कि नाम तो मैं नहीं लूंगी, लेकिन जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर चल रहे हैं वो अपनी ऑनलाइन अटेंडेंस लेते हैं, ठीक है। उसके भी अपने एप्लीकेशंस बने हैं, क्योंकि लाइक मैं जब भी इवेंट पे जाती हूँ तो वहां पे हम गेट टुगेदर होता है, काफी कंपनी से बात बात होती है, तो वो बताते हैं। आईसीटी के क्या एडवांटेजेस हैं, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग इनहांस होती है विजुअल एंड ऑडियो टूल की मदद से, टाइम बच रहा है, ठीक है। अब कोई टेस्ट बनाना है, टीचर ने फटाफट से चैट जीपीटी से बना दिया, गूगल से ढूंढ के बना दिया, टाइम बच गया, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, पर्सनलाइज लर्निंग होती है, एक्टिव पार्टिसिपेशन भी इनकरेज होता है, और इंक्लूसिव एजुकेशन भी सपोर्ट होती है। अब ये लास्ट ही क्वेश्चन है, ठीक है। सो रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर का जो रिलेशनशिप है वो कैसा रहता है, ये कॉम्बिनेशन कैसा रहता है, लास्ट क्वेश्चन है ये। सो सबसे पहला जो रेफर्स टू द पार्टनरशिप एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द पेरेंट्स एंड द टीचर फॉर द चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे की डेवलपमेंट के लिए अगर दोनों का योगदान है तो बच्चा अच्छे से डेवलप करता है, उसको दोनों का डर रहता है। एक साथ मिलके काम करने से क्या होता है, बोथ वर्क टुगेदर टू सपोर्ट द एकेडमिक, सोशल, इमोशनल ग्रोथ मिलती है बच्चे को हर तरीके से, और एक तरीके से म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और कॉर्पोरेशन भी बेस्ड होता है। जैसे कि बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस उसकी होती है, जैसे रेगुलर कम्युनिकेशन जो है ना, बच्चे की इंप्रूवमेंट होती है लर्निंग में, हम उसे ट्रैक कर पाते हैं, पेरेंट्स भी और टीचर भी। होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, बच्चा इमोशनली, सोशल, मोरल ग्रोथ कर पाता है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, अर्ली स्टेज पे बच्चे की जो कमियां होती हैं लर्निंग को लेके या किसी भी चीज को लेके, वो हम पकड़ पाते हैं कि बच्चा अच्छे से लिख नहीं पाता या बोल नहीं पाता, तो हम पहले उसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करके उसको ठीक करते हैं। कंसिस्टेंसी इन गाइडेंस, यानी सम वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेशन एट होम एंड स्कूल, यानी कि सेम वैल्यू रहती है, टीचर और पेरेंट्स जो है वो कितना ध्यान देते हैं उस पर डिपेंड करता है। मोटिवेशन भी इंक्रीज होता है, जिससे बच्चा कॉन्फिडेंट फील करता है। वे टू स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप, कौन कौन से रास्ते हैं जिससे कि रिलेशनशिप में स्ट्रेंथन आएगी, जैसे कि रेगुलर पेरेंट्स टीचिंग का होना, जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती रहती है, ठीक है, पेरेंट्स मीटिंग होती है जिसमें टीचर और पेरेंट्स इंटरेक्ट करते हैं, बच्चे की कमियां और अच्छाइयां सब पता चलती हैं। ओपन एंड क्लियर कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि मीटिंग, कॉल, मैसेज के द्वारा स्टूडेंट की प्रोग्रेस फीडबैक लिया जाता है, और साथ में पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं स्कूल की एक्टिविटीज में, पूछते हैं, और एक तरीके से रिस्पेक्ट ईच अदर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, गाइडेंस टू पेरेंट्स फॉर सपोर्टिंग लर्निंग एट होम, ठीक है। तो एक ये डिफरेंस भी दे रखा है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले पेरेंट्स का ये रहा, टीचर का ये रहा। पेरेंट्स का काम क्या है, बच्चे को सपोर्ट करना घर पे, और टीचर का काम है उसको क्वालिटी प्रोवाइड करना, अच्छी टीचिंग देना स्कूल में। यहाँ पे क्या होता है, अटेंड मीटिंग एंड कम्युनिकेट रेगुलरली, और यहाँ पे क्या होता है, इन्फॉर्म पेरेंट्स अबाउट प्रोग्रेस एंड इशू, जो भी दिक्कतें हैं वो पेरेंट्स को बताई जाती हैं उसके प्रोग्रेस और इशू के बारे में। और यहाँ पे पॉजिटिव बिहेवियर को इनकरेज किया जाता है, यहाँ पे सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट दिया जाता है बच्चे को। यहाँ पे मॉनिटर होमवर्क एक्टिविटीज होती है, यहाँ पे
मोटिवेट स्टूडेंट एंड गाइड होता है। ठीक है, बच्चे को मोटिवेट किया जाएगा, गाइड किया जाएगा, किसके द्वारा? टीचर के द्वारा। तो दोनों के अपने अपने रूल्स हैं, और जब आपको याद ना आए तो आप ये समझ लेना कि टीचर किस तरीके से बात करती है, क्या हेल्प करती है, वो लिखना, और पेरेंट्स हमारी क्या हेल्प करते हैं, क्या देखते हैं, क्या आइडेंटिफाई करते हैं, वो लिखना। सो ये ऑलमोस्ट मैंने सारा करवा दिया, ऑलमोस्ट क्या मैंने सारा ही करवा दिया है। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, थैंक यू सो मच।